morning students. In last class we have studied regarding the principles of management and scientific techniques of management given by Henry Fayol and F.W. Taylor. So now let's continue our today's class with the next topic, which is given by F.W. Taylor, which is known as standardization and simplification of work. सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को जो हमारे पास में गिवन अवेलेबल टूल्स एंड टेक्निक्स है उनको यूज़ करके किसी प्रोडक्ट को मार्केट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तैयार करना। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी काम को सिंपल और इजी मेथड के अंदर, इजी वे के अंदर पूरा करना। सिंप्लीफिकेशन मीन्स एलिमिनेशन ऑफ ऑल द अननेसेसरी स्टेप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन to make a process easy. Standardization means creation of a product according to the quality standards of the product which were available in the market. F.W. Taylor के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी मार्केट के अंदर अगर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जाता है तो मार्केट के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। उनके अंदर वो सारे के सारे फीचर्स होने चाहिए जो दूसरे बिजनेसमैन होते हैं, दूसरे आउटपुट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके कंपटीशन के अंदर गुड्स हैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट्स होते हैं इनके बीच में जितना भी अननेसेसरी जो टास्क होते हैं उनको एलिमिनेट करना। स्टैंडर्डाइजेशन का एक एग्जांपल दिया जाता है आपको कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन फ्रूट जूसेस तैयार करता है और वो अलग अलग वैरायटी के फ्रूट जूस तैयार करता है। अगर वो जितनी ज़्यादा वैरायटी तैयार करेगा फ्रूट जूस की, उतनी ज़्यादा उसकी लेबर रहेगी, उतने ज़्यादा उसके फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस, कॉस्ट रहेंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर कंसंट्रेट करता है। तो जाहिर से आता है अगर वो एक ही प्रोडक्ट पर कंसंट्रेट करेगा तो लेबर का खर्चा भी कम होगा, उसके ओवरहेड एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सारे के सारे कम रहेंगे। तो उसने क्या कर दिया, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया मार्केट के अकॉर्डिंग, और खुद के टास्क को भी क्या कर दिया उसने, ईजी कर दिया उसने। तो स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन के अंदर F.W. टेलर ने कहा था कि ऐसे मेथड्स यूज़ में लिए जाने चाहिए जिनसे हमारा टास्क ईजी तरीके से हो जाए और हमारा जो प्रोडक्ट हो वो प्रोडक्ट भी हमारे गिवन टूल्स की यूज़ करके अच्छा मार्केट के अंदर तैयार कर दिया जाए। इसके बाद में जो स्टैंडर्डाइजेशन के बाद में जो नई चीज़ उन्होंने दी थी उस चीज़ को कहा था उन्होंने वर्क स्टडी। F.W. टेलर का मानना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर होता है उस मैनेजर को हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेबर होती है, इनकी वर्क की स्टडी करनी चाहिए कि उनके काम करने का पैटर्न कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किस टाइप से परफॉर्म होता है। वर्क स्टडी के अंदर अगर अपन जब पढ़ते हैं तो वर्क स्टडी के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। वर्क स्टडी में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है हमारी फैटिग स्टडी। फैटिग का जो मतलब होता है उससे कहा जाता है टायर्डनेस, थकान। फैटिग का मतलब होता है टायर्डनेस या थकान। F.W. टेलर के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एम्प्लॉयज़ लगातार काम किए जा रहे हैं, लंबे लंबे टाइम तक काम किए जा रहे हैं, घंटों काम किए जा रहे हैं, तो उनके अंदर जाहिर सी बात है थकान आनी लाजमी है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एम्प्लॉयज़ को थकान आएगी तो उसकी वजह से उनके काम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और वो उसके काम को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो F.W. टेलर का मानना था कि मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि वो उन एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करे, देखे जिनकी शिफ्ट होती हैं वो लंबी होती हैं, और ये नोट करें कि वो कब थक रहे हैं। जैसे ही एम्प्लॉय थकने लगे, लेबर थकने लगे, उससे रेस्ट दिया जाए और थोड़ा रेस्ट देने के बाद में उससे वापस काम के ऊपर भेजा जाए। एक एग्जांपल है, सपोज़ करिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर लेबर है और लेबर 3 शिफ्ट के अंदर काम करती है, शिफ्ट 1, 2 एंड 3। लेकिन कोई लेबर अगर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर काम करती है तो जाहिर सी बात है फर्स्ट शिफ्ट अगर 6 घंटे की होगी तो 6 घंटे के अंदर वो थक जाएगा, तो उसको फर्स्ट शिफ्ट के बाद सेकंड शिफ्ट के अंदर तो परफॉर्म नहीं कर सकता खुद की ड्यूटी, तो उसे सेकंड शिफ्ट के अंदर उससे गैप दे देना चाहिए और थर्ड शिफ्ट के अंदर वापस उसको काम करवाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो लेबर होगा, एम्प्लॉय होगा, उसकी टायर्डनेस भी दूर हो जाएगी और वो अपनी जो ड्यूटी होगी, टास्क होगा, उसे भी वो सही तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। तो फैटिग स्टडी के अंदर F.W. टेलर का कहना था कि एम्प्लॉयज़ को उसी टाइप से काम करवाना चाहिए जब तक वो थके नहीं। अगर एम्प्लॉयज़ थकना चालू हो जाते हैं
तो उनको गैप दे देना चाहिए जिससे कि वो खुद की थकान दूर करें और उसके बाद में वो अपना काम दोबारा से स्टार्ट कर सकें और परफॉर्मेंस अच्छी दे सकें। टाइम फैटिग स्टडी के बाद में जो दूसरी स्टडी आती है, वो दूसरी स्टडी जो हमारी होती है, उस दूसरी स्टडी को बोला जाता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी के अंदर क्या होता है कि मोशन का मतलब आपने साइंस में पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ को इधर से उधर करना, एक जगह से दूसरी जगह करना, उससे मोशन बोला जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेबर होते हैं, वो भी काम करने के लिए खुद की एक जगह बार बार चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह काम बार बार चेंज करते हैं। FW टेलर का मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर होते हैं या सुपरवाइजर्स होते हैं, उनका एक टास्क होता है, ड्यूटी होती है कि वो एम्प्लॉयज़ की या लेबर की मोशन को चेक करें कि वो खुद की सीट से कितनी बार उठे हैं, उसका टाइम नोट किया जाए, कितनी देर के लिए उठे हैं और वापस कितनी देर के लिए बाद खुद की सीट पे आके काम करना उन्होंने स्टार्ट किया है। इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव टाइम होगा, इसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर कैलकुलेशन रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन लेबर्स की जो मोशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी तरफ से और भी एफर्ट्स करेगा। फॉर एग्जांपल कोई और कंपनी है या एक फर्म इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री के अंदर लेबर है, लेबर अगर एक सामान को दूसरी जगह शिफ्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती है, तो शिफ्ट करने के अंदर उससे 15 मिनट लगते हैं। तो लेबर को शिफ्ट करने में 15 मिनट लगते हैं, आने जाने में 10 मिनट लगते हैं। ओवरऑल उनका 25 मिनट्स एक सामान को शिफ्ट करने के अंदर ख़राब हुआ है। अगर वो इसी टाइप से 10 टाइम आना जाना करेंगे तो उनके 250 मिनट्स ख़राब हो रहे हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 4 आवर्स ख़राब हो रहे हैं उनके। तो 4 आवर्स तो क्या हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया उनके लिए। ऑर्गेनाइजेशन लेबर को क्या 4 आवर्स का एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, अनप्रोडक्टिव। तो मोशन स्टडी के अंदर हमेशा ये चेक किया जाता है कि उनका जो टाइम है वो टाइम कैसे कंज्यूम किया जाए, उनकी मोशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, जिससे कि वो खुद की सीट से कम उठे और उस टाइम को ज़्यादातर वो प्रोडक्टिव वे में खर्च कर सके। मोशन स्टडी के बाद में जो थर्ड स्टडी आती है वो होती है हमारी टाइम स्टडी। टाइम स्टडी के अंदर माना जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एम्प्लॉयज़ खुद का जो टाइम प्रोवाइड करवाते हैं, वो टाइम कैसे प्रोवाइड करवाते हैं, टाइम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है या नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर टाइम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है टाइम, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ या लेबर बातचीत करने के अंदर ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उसके नुकसान डायरेक्टली किसको उठाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को उठाना पड़ेगा। और जो चौथा हमारा होता है वो होता है हमारा मेथड स्टडी। देखिए मेथड स्टडी यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक्स काम करेगी थोड़ी। आप लोगों ने अगर 11th क्लासेस के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा 2 टाइप की टेक्निक्स में से किसी एक टाइप की टेक्निक को यूज़ में लिया जाता है। या तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ में लिया जाएगा और लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ में लिया जाएगा। तो FW टेलर का मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल अथॉरिटीज़ होती हैं या मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर लेवल पे पर्सन होते हैं, उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी टाइप की टेक्निक को यूज़ कर रहा है। अगर वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ कर रहा है तो उनको लेबर को कम हायर करना चाहिए जिससे कि उनका खर्चा बचेगा। और अगर ऑर्गेनाइजेशन लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ कर रहा है तो लेबर को ज़्यादा हायर करना चाहिए, मशीन्स को कम हायर करना चाहिए, जिससे मशीन्स के ऊपर होने वाला खर्चा उनका कम रहेगा, रिपेयरिंग के एक्सपेंसेस होंगे उनके कम रहेंगे। तो FW टेलर ने कहा था कि 4 टाइप की जो स्टडी होती है वर्क के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली तो हो गई फैटिग स्टडी, टायर्डनेस से रिलेटेड स्टडी हो गई कि एम्प्लॉयज़ कितनी जल्दी टायर्ड होते हैं, उनका टायर्डनेस देखी जाती है। उसके हिसाब से उनको टाइम अलग अलग ड्यूरेशन के लिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ के लिए इंटरवल्स दिए जाते हैं, गैप दिए जाते हैं, जिससे कि वो रिफ़्रेश हो जाएं और रिफ़्रेश होने के बाद में वापस काम के ऊपर आएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। क्रिकेट का एग्जांपल ले सकते हैं अपन इसके अंदर कि कोई प्लेयर लगातार परफॉर्म कर रहा है टेस्ट मैच के अंदर, अगर वो थोड़े टाइम के लिए रिटायर्ड हो जाता है और रिटायर्ड होने के बाद वापस फील्ड के ऊपर आता है रेस्ट लेके, तो उसका मतलब क्या, वापस आएगा, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी रहेगी, एनर्जी आ गई उसके अंदर। तो सेम चीज़ यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के साथ में होती है। दूसरी होती मोशन स्टडी की, मोशन वर्कर्स का जो मूवमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, मूवमेंट कितना हो रहा है, जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा वर्कर्स का उतना ज़्यादा नुकसान एम्प्लॉयर को होगा, ऑर्गेनाइजेशन को होगा।
तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये चाहता है कि उनका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट हमेशा कम से कम रहे, जिससे कि उनका ज़्यादातर टाइम प्रोडक्टिव रहे। टाइम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी टाइम है वो टाइम किस टाइप से उनका स्पेंड किया जा रहा है, उनका टाइम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में स्पेंड हो रहा है या नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर स्पेंड हो रहा है। और चौथी आती है हमारी मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस टाइप से यूज़ किए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी टाइप की टेक्निक जो है वो यूज़ की जा रही है, या तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ की जा रही है या लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ की जा रही है। अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ की जा रही है तो लेबर्स को कम एम्प्लॉय किया जाना चाहिए, जिससे कि लेबर के ऊपर होने वाला खर्चा कम रहे। और अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ की जा रही है तो कैपिटल को कम यूज़ लिया जाना चाहिए, जिससे कि जो कंपनी के फिक्स्ड खर्चे होते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं कैपिटल के ऊपर या रिपेयरिंग के, वो सारे के सारे हमारे कम हो जाएँ। तो ये 4 टाइप की जो उन्होंने वर्क स्टडी के अंदर टेक्निक बताई थी। इसके बाद में उसके बाद उन्होंने जो चौथी चीज़ बताई थी, वो चौथी चीज़ के अंदर इन्होंने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वेज सिस्टम होता है वो कैसा होता है। उसके लिए उन्होंने कहा था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। यहाँ पे अपन देखेंगे कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब हो गया डिफरेंट पीस वेज सिस्टम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके काम करने की कैपेसिटी अलग अलग रहती है, तो जाहिर से तो उनकी जो सैलरी होगी, रेम्यूनरेशन होगा, वो भी कैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा। लेकिन FW टेलर के अकॉर्डिंग क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर लिमिट तक जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर है, उनको पेमेंट जो दिया जाए वो फिक्स दिया जाए। उसके बाद में अगर उनको जो पेमेंट दिया जाता है वो उनके पीसेस के प्रोडक्शन के हिसाब से दिया जाए। एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज करते हैं अपन फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं, बेवरेजेस के अंदर देखते हैं, तो बिस्लरी कंपनी का आपने नाम सुना जिसका मिनरल वाटर आता है। बिस्लरी मिनरल कंपनी के अंदर कंपनी ने डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम यूज़ कर रखा है। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि उनके पास में सपोज करिए 50 वर्कर्स हैं, तो कंपनी ने फिक्स कर रखा है कि 50 वर्कर्स हैं और उनका एक दिन की जो वेजेस हैं, फिक्स वेजेस हैं, वो फिक्स वेज रहेंगी 300 रुपये। यानी कि वो वहाँ पे अगर आके काम करेंगे स्टार्टिंग में तो उनको 300 रुपये तो मिलने फिक्स ही हैं। लेकिन इसके बाद में अगर वो जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं उन प्रोड्यूस यूनिट्स के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट किया जाएगा। अब सपोज करिए 50 वर्कर में से अपन 4 वर्कर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, वर्कर L, M, N और O। ये 4 वर्कर्स हैं हमारे पास में और कंपनी ने बोल रखा है कि हम हर बॉटल तैयार करने का आपको 5 रुपया देंगे। तो L की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी अलग है, वो क्या करता है कि 50 यूनिट तैयार कर देता है, तो 5 रुपये के हिसाब से उसको 50 यूनिट पे कितने मिलेंगे, 250 रुपये, और 300 रुपये उसको फिक्स मिल ही रहे हैं, तो ओवरऑल उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 550 हो जाएगी। इसी टाइप से अगर M का देखते हैं, M का प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम होती है, वो मात्र 30 यूनिट से तैयार कर पाता है, तो उसको कितना पैसा मिलेगा, 150 रुपया। इस टाइप से N है और O है, इनकी भी प्रोडक्शन की कैपेसिटी अलग अलग होती हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी पीसेस तो अलग अलग तैयार हो रहे हैं सबकी तरफ से, तो पीसेस तैयार हो रहे हैं तो उसी की वजह से उनको वेजेस दी जा रही हैं। तो जितने अलग अलग पीसेस तैयार होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी हिसाब से क्या कर दिया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको वेजेस का पेमेंट किया जाएगा। तो ये होता है हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के बाद में इसके इन्होंने बताया था, फिफ्थ जो बताया था उसे बताया था मेंटल रिवॉल्यूशन। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। मेंटल रिवॉल्यूशन से मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जितनी भी लेबर होती हैं, वो टाइम टू टाइम हमेशा ये सोचते हैं कि उनका ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन का उनके प्रति जो बिहेव है वो सही नहीं है। हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है लेबर्स का ग्रुप और एक होता है मैनेजमेंट का ग्रुप। पिछली क्लासेस के अंदर मैंने बताया था लेबर्स का जो ग्रुप होता है वो हमेशा ये मान के चलता है कि उनको हमेशा कम पैसा दिया जाता है, काम ज़्यादा करवाया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। और मैनेजमेंट का हमेशा लेबर के प्रति नज़रिया क्या होता है कि लेबर होती है हमेशा फ्री बैठी रहती, फालतू बैठी रहती, इनसे जितने से ज़्यादा काम करवाया जाए उतना सही है।
तो मेंटल रिवॉल्यूशन के अंदर एफ.डब्ल्यू. टेलर का मानना था कि दोनों डिपार्टमेंट्स को खुद का नज़रिया एक दूसरे के प्रति चेंज करना पड़ेगा। अगर वो खुद का नज़रिया एक दूसरे के प्रति चेंज नहीं करेंगे तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर पड़ेगा, और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल होंगे, जो टारगेट सेटअप कर रखे हैं, उनको अचीव करने के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम लगेगा। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा था कि लेबर्स होती हैं, लेबर्स को भी खुद का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति, और मैनेजमेंट को भी खुद का जो माइंडसेट होगा लेबर्स के प्रति उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो 5 प्रिंसिपल्स थे ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपने को प्रोवाइड करवाए थे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी अपन ने क्लासेस कंडक्ट करी हैं इन सबसे रिलेटेड जो नोट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आपके एप्लीकेशन के ऊपर टाइमली और शॉर्टली। वो टाइपिंग का काम चल रहा है, और इससे रिलेटेड जितने भी आपके असाइनमेंट्स होंगे वो भी टाइम टू टाइम आपको आपके एप्लीकेशन के ऊपर पोस्ट कर दिए जाएंगे, और एक आपको टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाएगा। उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको नोट्स जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको सॉल्व करके दिखाने पड़ेंगे। एक चीज़ और, कुछ केस स्टडी जो है वो डेवलप हो रही है, मैं तैयार कर रहा हूँ और टाइप करवा रहा हूँ। उन केस स्टडीज़ को भी मैं आपके एप्लीकेशन के अंदर पोस्ट करूँगा, और वो केस स्टडी आपके सारे के सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर ही बेस्ड रहेंगी। अपन ने 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे हेनरी फ्योल के, और 5 प्रिंसिपल्स पढ़े थे अपन, 4 प्रिंसिपल्स और 5 टेक्निक्स अपने पढ़ी हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर की। इन सब के ऊपर यानी कि 19 जो हमारे प्रिंसिपल्स हो गए, टेक्निक्स हो गई, इनके ऊपर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एप्लीकेशन के ऊपर पोस्ट कर दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल केस स्टडीज़, जिससे कि आप लोग समझ सकें कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं। एक चीज़ और, जितने भी केस स्टडी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी वो केस स्टडी कॉन्ट्राडिक्ट होंगी। हो सकता है किसी केस स्टडी के अंदर एक से ज़्यादा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो फॉलो हो रहे हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई बार एक साथ 14-14, 15-15 प्रिंसिपल्स भी जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको दिया जाता है, अपन ने स्केलर चेन पढ़ा था। स्केलर चेन हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल था। स्केलर चेन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगी तो स्टेप बाय स्टेप होगी, और अगर अर्जेंट इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है अपने को तो अपन सेम लेवल के ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे गैंग प्लैंक नाम दिया जाता है। तो इसी को अगर अपन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर सारे के सारे डिसीजन लेने का काम किसका होता है, मुकेश अंबानी जो CEO हैं उनका होता है। लेकिन अगर लोअर लेवल के ऊपर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट ऊपर तक तो शिकायत नहीं करेगा कि मुकेश अंबानी तक शिकायत पहुँचाओ फिर वो वापस नीचे तक आए सीक्वेंस के अंदर। वो क्या करेगा, डायरेक्टली सुपरवाइजर से कॉन्टैक्ट कर लेगा या दूसरे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर लेगा और खुद की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेगा। तो वहाँ पे क्या वो चीज़ फॉलो हो गई, हमारी गैंग प्लैंक फॉलो हो गई। तो इस टाइप से कई ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो मल्टीपल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी फॉलो किए जाते हैं। सो ये हमारा जो चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है आज पूरा हो गया। अब इससे रिलेटेड जो नोट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और इससे रिलेटेड जो आपके असाइनमेंट्स होंगे वो भी आपको पोस्ट कर दिए जाएंगे। और भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप उसके ऊपर एप्लीकेशन पे के ऊपर मेरे से पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।